जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी गुरु एकेडमी की तरफ से हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बिहार जो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी लगी हुई है और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो इसलिए हम लोग आज हिंदी साहित्य का इतिहास जो आदिकाल पर जितने भी डॉक्टर पूरन चंद टंडन का हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें विस्तृत व्याख्या भी करेंगे मित्रों कुछ क्वेश्चन का। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आदिकाल में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि श्रावकाचार पूछ रहा है कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है। नंबर 1 है सराहपा, 2 है सबरपा, 3 है देवसेन और चौथा है शालिभद्र सूर्य। तो आप लोग क्या लगाएंगे? श्रावकाचार पूछे किस कवि की रचना है, तो देवसेन की रचना है मित्रों। श्रावकाचार देवसेन की रचना है मित्रों। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सही है? तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। देवसेन की रचना है, बहुत चर्चित लेखक हैं, देवसेन की रचना है। देवसेन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि यदि पूछे जैन साहित्य की प्रथम रचना पूछे या हिंदी की प्रथम रचना पूछे तो आप लोग क्या लगाएंगे? हिंदी की पूछे प्रथम रचना तो यही देवसेन की जो श्रावकाचार है यही है मित्रों, इसलिए आप लोग श्रावकाचार ही लगाइएगा। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं हैं पूछे, जैसे लघुनय चक्र पूछे, दर्शन सार पूछे, लघुनय चक्र और दर्शन सार, ये मित्रों इनकी दो महत्वपूर्ण इसलिए रचनाएं हैं क्योंकि ये हिंदी जो है यह हिंदी की प्रथम रचना तो आपका श्रावकाचार है ही है, प्लस ये जो है हिंदी लघुनय चक्र और दर्शन सार जो है ये हिंदी में लिखा गया है मित्रों। क्या है इसकी विशेषता? ये है कि ये जो देवसेन की रचना है ये हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद इनकी रचना है दव्य सहाव पयास है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्व सार है और सावेधम दोहा, ये देवसेन की ये सब रचनाएं हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोहा कोश पूछा है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो दोहा कोश के रचयिता आप लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है आशुभ कवि, दूसरा है शालभद्र सूर्य, तीसरा है स्वयंभू और चौथा है सराहपा। तो क्या लगाएंगे आप लोग? दूसरे नंबर में सराहपा लगाएंगे मित्रों। क्या होगा? दोहा कोश के रचयिता सराहपा हैं मित्रों। यहाँ सराहपा के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे कि ये पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि, पूछे हिंदी का प्रथम कवि तो क्या लगाएंगे? इन्हीं सराहपा को लगाएंगे आप लोग। पूछे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, तो सराहपा को ही लगाएंगे। यदि पूछे हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा माना गया है, तो सराहपा को ऐसे भी माना गया है मित्रों। और अगर पूछे कि स्वयंभू को किसने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो आप लोग राम कुमार वर्मा लगाएंगे। उसके बाद पूछे अब्दुल रहमान को किसने जो है प्रथम कवि हिंदी का माना, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाइएगा। यदि पूछे पुष्य या पुंड को या पुष्पदंत को जो है पूछे किस प्रथम कवि किसे माना, तो शिव सिंह सेंगर ने इनको प्रथम कवि माना है। और गणपत चंद्र पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार कौन है, तो शालिभद्र सूर्य लगाइएगा। उसके बाद पूछे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो राजा मुंज को जो है या पुरानी हिंदी का प्रथम कवि जो है माना गया है किसे? राजा मुंज को मित्रों यहाँ पर माना गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन दिया है कि जिनधर्म सूर्य, सुमतिगढ़, धनपाल और शालिभद्र सूर्य। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये शालभद्र सूर्य की रचना है मित्रों। आपका चौथे ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग। किस पर? चौथे ऑप्शन पर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। कह रहा परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन हैं, तो परमात्म प्रकाश व योगसार पूछे गद्य रचनाओं के रचयिता तो क्या लगाएंगे? राम सिंह ऑप्शन 1 दिया हुआ है। 2 में जो इंदु हैं, तीसरा है रोडा कवि, चौथा है पुष्पदंत। तो क्या लगाएंगे हम लोग? चौथे में जो है किस नंबर पर जाएंगे? दूसरे ऑप्शन पर,
जो इंद की रचना है मित्रों, दूसरा सही है प्रमाद प्रकाश व योगसार। फिर पूछे कि 5वें क्वेश्चन पर कि वर्ण रत्नाकर, जो ये वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो क्या लगाएंगे आप लोग? ज्योतिषर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ, सूर्य देवसेन। आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो 5वें में क्या होगा? पहला होगा ज्योतिषर ठाकुर होगा मित्रों। फिर आइए 6 नंबर पर पहला भाषा सर्वेक्षण पूछा गया है प्रश्न ये कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, तो आप क्या लगाएंगे? श्याम सुंदर दास, गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस पर जाएंगे हम लोग? गियर्सन पर जाएंगे। उसके बाद मित्रों हमने जो है हिंदी व्याकरण का पूरा वीडियो अपलोड किया है। उत्तर प्रदेश की जो भर्ती लगी हुई थी निरस्त होने के कारण, फिर से आप लोग रिवीजन करिएगा। और प्रश्न जो अब तक आए हुए हैं चारों जो है 18 तारीख, 17 तारीख को और 18 को जो दो पालियों में हुए थे, चारों हिंदी के पेपर आप लोग मिलाइएगा। देखिएगा कितने प्रश्न हमने जो है वहाँ से फंसे हुए हैं, जो हमने वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि मित्रों किताबों से हैं, जैसे डॉक्टर वासुदेव नंदन, हरदेव बहरी और कामता प्रसाद गुरु, और कुछ जो है प्रैक्टिस सेट जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हमने अपलोड किया है। इसलिए हिंदी व्याकरण का निःशुल्क क्लास है मित्रों, हिंदी गुरु एकेडमी पर जरूर देखिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर मित्रों कि इस भाषा में लिखा गया है। पहला है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच और जर्मन। तो क्या लगाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग किस पर जाएंगे? फ्रेंच भाषा पर जाएंगे मित्रों। इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें हिंदी के 72 कवि, इसमें जो है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी में हिंदी के इसमें जो है 72 कवि 72, और हिंदी के और जो है 666 इसमें उर्दू के कवि हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। और जो है इसमें क्या है, उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है इसमें दिया गया है। उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन दिया गया है। इसके 2 भाग हैं, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। पूछे कितने भाग हैं, आप लोग उत्तर लगाइएगा। इसके 2 भाग किए गए हैं मित्रों। इसमें प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में, और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में जो है। इसका द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। इसकी विशेषता और है कि पूछे इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी को जो है हिंदी में अनुवाद किया। उसका नाम क्या दिया? फिर क्या दिया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या दिया? हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मित्रों। यही प्रश्न आया था, जिसमें इसे 3 कालखंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं? तो क्या लगाएंगे? गारसा दत्तासी, जॉर्ज गियर्सन, गिलक्राइस्ट, जोशुआ केटलर। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्यूलर। देखिए यहाँ 2 प्रश्न बन रहे हैं मित्रों। यदि पूछे कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन बनाएगा। उसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दे देगा, और ऑप्शन किताबों के नाम दे देगा। उसमें क्या सही होगा? यही सही होगा। वही पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो क्या होंगे? गारसा दत्तासी हैं, जॉर्ज गियर्सन, गिलक्राइस्ट और जोशुआ केटलर। कौन हैं? तो आप बहुत चर्चित हैं, जॉर्ज गियर्सन होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बनते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा 9 नंबर पर? 9 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? तो शिव सिंह सरोज, मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन 1 पर हम लोग जाएंगे। शिव सिंह सरोज है जो हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है मित्रों। और ये जो शिव सिंह सरोज था, इसकी क्या विशेषता? 1883 ईस्वी में क्या हुआ था?
प्रकाशित हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है कि जो है इसमें क्या है मित्रों, इसकी विशेषता शिव सिंह सरोज में 1000 छोटे बड़े कवियों का उल्लेख किया गया है। शिव सिंह सरोज में जो है 1000 छोटे बड़े कवियों का उल्लेख किया गया है। और इसमें जो है क्या है, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में ही चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। पूछे प्रश्न बनता है कि शिव सिंह सेंगर के किस ग्रंथ में जो है चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, शिव सिंह सरोज है। और किसकी रचना है, शिव सिंह सेंगर की है मित्रों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है कि उत्तर अपभ्रंश, क्या कह रहा है कि उत्तर अपभ्रंश को जो है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान पूछ रहा है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, कि राम कुमार वर्मा जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। आप लोग चारों ऑप्शन में बताइए 10वें में किस क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आप क्या थे, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अभी हमने बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर जाएंगे, चौथे ऑप्शन पर जाएंगे 10 नंबर पर। उसके बाद 11 पर आइए, सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं। तो सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं, अभी हमने जो है बताया था विस्तृत, राहुल सांकृत्यायन पर जाएंगे मित्रों। यदि पूछे कि जो है राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है, तो आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे, राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है हम लोग किस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे हम लोग स्वयंभू पर जाएंगे मित्रों। उसके बाद पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, तो किस पर जाएंगे, हजारी के अनुसार अब्दुल रहमान पर जाएंगे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड पर जाएंगे, या पुष्पदंत को जाएंगे हम लोग मित्रों। और यदि पूछे गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो शालिभद्र सूरी पर जाएंगे। देखिए यही अभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जो है राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। यही कह रहा है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर पूछा है 12 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता पूछा है कौन है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता क्या लगाएंगे आप लोग, उत्तर दिए होंगे। 12 नंबर पर हम लोग चलते हैं, तो क्या होगा, दामोदर शर्मा होंगे मित्रों, तीसरा सही है। फिर पूछे 13 नंबर में अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है। हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी, धनपाल। चारों ऑप्शन में आप लोग क्या सही होगा, तो पहले पर चलेंगे हम लोग, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। फिर पूछे 14 नंबर पे मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंध विनोद कितने भागों में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर मित्रों कि मिश्र बंध विनोद जो है वो कितने भागों में है। तो किस पर जाएंगे, मिश्र बंध विनोद जो है मित्रों ये 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग और 3 भाग। चारों ऑप्शन में क्या सही है, 3 भाग में है मित्रों। तो आपका क्या सही होगा, प्रथम जो है 3 भाग, अगर यही प्रश्न पूछे किस सन में जो है प्रकाशित हुए, तो प्रथम यहाँ प्रश्न बनेगा कि प्रथम जो है 3 भाग 1900 कितने में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग पूछे तो 1913 में, और पूछे चौथा भाग जो है, यही पूछे चौथा भाग 1934 लगाइएगा मित्रों। और जो है मिश्र बंध विनोद की और विशेषता है कि इसमें लगभग जो है 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। और इसे क्या है, 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त करने का एक नया काम किया गया है मित्रों। अगर पूछे कि मिश्र बंध विनोद कितने कालखंडों में विभक्त है, तो आप क्या लगाएंगे, 8 कालखंडों में विभक्त किया गया है। और पूछे लगभग कितने कवि हैं, तो अब लगभग आप लोग 5000 कवि लगाइएगा। और वहीं शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज है, पूछे कितने कवियों का छोटे बड़े उल्लेख है, 1000 कवियों का उल्लेख 1000 कवियों का उल्लेख है। और उसमें जो है चंद्रबरदाई को क्या कहा गया है, तो छप्पयों का राजा कहा गया है। मिश्र बंध विनोद पूछे कितने भागों में विभाजित है, भाग पूछे 3 भाग लगाइएगा। पूछे कितने कालखंडों में विभक्त है, 8 कालखंड है मित्रों इसके। प्रथम 3 भाग पूछे 1913 में प्रकाशित हुआ, और चौथा भाग 1934 में है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है। क्या गियर्सन है, 15 नंबर पे हम लोग देखते हैं, गियर्सन है, धीरेन्द्र वर्मा है, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो 15 नंबर पे अब हम लोग किस पर जाएंगे,
तो चारण काल को, वीर गाथा काल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, क्वेश्चन बने भी हैं। 16 नंबर पर आइए, आशुग कवि की रचना किस, आशुग कवि की रचना है क्या है? नेमिनाथ रास, चंदनवाला रास, स्थूल भद्र रास और चर्यापद। चारों ऑप्शन में बताइए क्या आशुग कवि की कौन सी रचना है? 16 नंबर पे चलिए, तो क्या सही होगा? आप लोग उत्तर दिए होंगे चंदन बाला रास जो है ये आशुग कवि की रचना है। पौम चरेयू पूछा गया है प्रश्न, पौम चरेयू के रचयिता कौन है? क्या लगाएंगे 17 नंबर पर? 17 नंबर में आप स्वयंभू को लगा दीजिए, पौम चरेयू स्वयंभू की रचना है। फिर पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोम्भिपा। क्या लगाएंगे? 18 नंबर पे बहुत चर्चित प्रश्न है, उत्तर दिए होंगे आप लोग, हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन। फिर आइए 19 नंबर पर, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा लक्ष्मीधर की है, रोडा का है, राम सिंह का या हेमचंद्र का? तो पाहुड़ दोहा किस पर आप लोग लगाएंगे? आपका राम सिंह होगा मित्रों, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। फिर पूछे 20 नंबर में, प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिषर ठाकुर, जोइंद। तो किसकी रचना है? ये जो है 20 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 पर जाएंगे मित्रों, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। फिर पूछे, अड़ाई कुमार चिरयू के रचनाकार कौन है? तो अड़ाई कुमार चिरयू क्या स्वयंभू का है, पुष्पदंत का है, कि सुमतगढ़ का है, कि रोड़ा कवि का है? तो 21 नंबर में क्या लगाएंगे? हम लोग दूसरे नंबर पे जाएंगे मित्रों, अड़ाई कुमार चिरयू जो है पुष्पदंत की रचना है। इसकी और इनकी पुष्पदंत के बारे में थोड़ा सा हम लोग उपनाम चर्चा करेंगे मित्रों। यह पूछे, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। किसने कहा? डॉक्टर भयाड़ी ने कहा था मित्रों। भाखा की जड़ कहा पुष्पदंत को किसने? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्पदंत ने अपने को क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा, कवि कुल तिलक कहा और काव्य रत्नाकर कहा था। इन्होंने अपने स्वयं को जो है पुष्पदंत ने अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर कहा था मित्रों। और इनकी विशेषताएं हैं, जैसे अड़ाई कुमार चिरयू को हम जो है यहाँ जो पूछा गया है मित्रों, अड़ाई कुमार चिरयू, इसी को हम नाग कुमार चरित भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? नाग कुमार चरित। यहीं पर लिख दे, यदि बना दे तो आप लोग भ्रम में मत होइएगा कि नाग कुमार चरित पूछा है, किसकी रचना है? वही अड़ाई कुमार चिरयू को हम नाग कुमार चरित कहते हैं, पुष्पदंत की रचना है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता 22 नंबर में। तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता क्या लगाएंगे? भट्ट केदार पूछा है और विद्यापति पूछा है, केशव लाल पूछा है, मधुकर कवि को पूछा है। क्या लगाएंगे आप लोग इसमें? तो जय मयंक जस चंद्रिका। तो 22 नंबर में हम लोग किस पर चलेंगे? 4 नंबर पर चलेंगे मित्रों। किस पर? मधुकर कवि का है जय मयंक जस चंद्रिका। फिर आइए 23 नंबर में, 23 नंबर पर हम लोग आते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता पूछा है कौन है? तो क्या है? जिन धर्म सूरी हैं, सोमप्रभ सूर्य हैं, शालभद्र सूर्य और जिन दत्त सूर्य। तो क्या होगा इसमें? जिन दत्त सूर्य होगा मित्रों। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिन दत्त सूर्य। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 24 में कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता पूछा है। नंबर 1 है हेमचंद्र, नंबर 2 है धनपाल और नंबर 3 है सोमप्रभ सूर्य और नंबर 4 है लक्ष्मीधर। तो इसमें क्या लगाएंगे मित्रों? 24 नंबर पे आप लोग उत्तर दीजिए। तो हम लोग किस पर चलेंगे? कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य का है, सोमप्रभ सूर्य का है मित्रों। फिर आइए 25 नंबर में, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हम लोग क्या लगाएंगे 25 नंबर में? बताइए। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रसाल। तो हम लोग किस पर चलेंगे? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है मित्रों। यही आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। इसी आदिकाल को संधि एवं चारण काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। फिर आते हैं 26 नंबर में, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? देखिए पूछ लिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल। 26 नंबर में उत्तर दिए होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। फिर आइए 27 पर,
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन हैं? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? 27 नंबर में 27 नंबर पे हम लोग किस पर चलेंगे? 3 नंबर पर जाएंगे। 27 नंबर में राहुल सांकृत्यायन है मित्रों। सिद्ध सामंत काल किसने कहा आदिकाल को? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। प्रश्न यहाँ आए हुए हैं। फिर 28 नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल और बीजोत्पन्न काल। तो क्या नाम दिया है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो क्या होगा इसमें? बीजोत्पन्न काल होगा मित्रों। टेट में आया हुआ है, सुपर टेट में जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर आइए 29 नंबर में पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? हमने जो है पश्चिम हिंदी का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बोली का मित्रों अपलोड किया है, वीडियो जाकर देखिए, उस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या है पश्चिमी हिंदी? आप लोग बताइए। सौरसेनी, ब्राचड़, अर्धमागधी और मागधी। तो 29 नंबर में किस पे चलेंगे? हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश पर चलेंगे। फिर आइए 30 नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध जो है किस उपभाषा से है? क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलेंगे। क्या है? पूर्वी हिंदी होगा कि जो है पश्चिमी हिंदी? बघेली बोली मित्रों पूछा है। क्या सही होगा आपका? बघेली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी होगा। ये आपकी बोली है मित्रों। उपभाषा है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी मित्रों। फिर आइए पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? फिर पूछ लिया है तो क्या लगाएंगे? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। 31 नंबर में आप 1 लगाएंगे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कह रहा है कि खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मित्रों। क्या पूर्वी हिंदी से कि पहाड़ी हिंदी से? तीसरा कह रहा है राजस्थानी, चौथा पश्चिमी हिंदी। तो आप लोग क्या लगाएंगे 32 नंबर में? चौथा सही होगा मित्रों, पश्चिमी हिंदी में। यही कौरवी को जो है खड़ी बोली, इसी को जो हम कौरवी कहते हैं। इसी को किसने कौरवी कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कौरवी जो है खड़ी बोली को। ये टीजीटी 2021 में आया हुआ है कि कौरवी हिंदी किसने नाम दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने होगा। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? तो अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। 34 पे आइए। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? क्या अर्धमागधी अपभ्रंश है कि मागधी होगा? सौरसेनी का उत्तरी रूप या ब्राचड़। तो 34 नंबर में क्या सही होगा? 3 पर चलिए। सौरसेनी का उत्तरी रूप होगा। खड़ी बोली का उद्भव जो है सौरसेनी का उत्तरी रूप होगा। फिर आइए, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों यहाँ पर। फिर 35 पे आइए। 35 नंबर पे हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2, 4, 5 और 7। तो कितनी उपभाषाएं आप लोग लगाएंगे? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं मित्रों। फिर हम 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं आइए हम लोग चर्चा करें। 5 हमारे उपभाषाएं हैं मित्रों, यही हैं। नंबर 1 है पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 है पूर्वी हिंदी, नंबर 3 है राजस्थानी हिंदी, नंबर 4 है बिहारी हिंदी और नंबर 5 है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से मित्रों बोलियां पूछे तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली निकला हुआ है। बिहारी से पूछे तो भोजपुरी, मगही, मैथिली निकला हुआ है। राजस्थानी हिंदी से पूछे मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। इसको जरूर जानिए क्योंकि ये पूछा जा चुका है प्रश्न। पूर्वी हिंदी को अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, लरिया या खलटाही कहा गया। पूछे छत्तीसगढ़ी को मित्रों, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ी को हम लोग लरिया या खलटाही भी कहते हैं। फिर पूछे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, देखिए कौरवी हिंदी हम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है मित्रों। ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी मित्रों, ये क्या है? हमारे हिंदी की बोलियां हैं। पूछे कितनी उपभाषाएं थीं? तो हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि जो 5 उपभाषाएं पूछे वो हमारे यही 5 उपभाषाएं हैं। बिहार जो टीजीटी लगा हुआ मित्रों, इसलिए हमने जो है मैराथन क्लास लगाया हुआ है कि अधिक से अधिक आप लोगों का सही हो। और यदि वासुदेव नंदन और डॉक्टर हरदेव हरी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है व्याकरण का,
तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का हमने जो है पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है। फिर आइए, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी क्षेत्र की कुल बोलियों की संख्या पूछ रहा है। क्या 15 है, 17 है कि 20 है कि 18 है। आप लोग क्या लगाएंगे 36 नंबर में, तो 18 बोली है मित्रों। फिर पूछे 37 में पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं। 3, 4, 5 और 10। चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। तो 37 नंबर में 5 जो है बोलियाँ आती हैं, अभी हमने बताया है। नंबर 1 है खड़ी बोली, नंबर 2 है ब्रजभाषा, नंबर 3 है कन्नौजी, नंबर 4 है बुंदेली और नंबर 5 है हरियाणवी। यही हमारे 5 क्या हैं, बोलियाँ हैं जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, वही पूछ लिया है। फिर आइए 38 में भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन दे रखा हुआ है कि नंबर 1 है दरभंगा, नंबर 2 है आजमगढ़, नंबर 3 है पटना और नंबर 4 है पूर्णिया। तो क्या लगाएंगे हम लोग जो है किस नंबर में, 38 नंबर में क्या आप लोग उत्तर देंगे। तो हमारा क्या सही होगा, भोजपुरी बोली आजमगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है मित्रों, विकल्प के अनुसार। 39 पर आइए, मैथिली पूछ रहा है का बोली क्षेत्र क्या है। तो मैथिली का बोली क्षेत्र मुंगेर होगा मित्रों। बाकी ये आपका नहीं है, अवधी क्षेत्र का है, भोजपुरी का है, चंपारण ये जो है बिहार में है मित्रों, यही भोजपुरी क्षेत्र में जाएगा। 40 पर आइए, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है। पूछ सकता है कि इन जो कवियों के चर्चित लेखक और कवि हैं, इनकी पूछा है कि किस बोली क्षेत्र से संबंधित थे। क्या बुंदेली है, अवधी होगा कि भोजपुरी की खड़ी बोली होगा। तो 40 नंबर में हम लोग क्या लगाएंगे, इनका जो है 40 नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर का संबंध किस बोली से था। 40 नंबर में बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। तो आप लोग क्या लगाएंगे मित्रों, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है भोजपुरी दिया हुआ है। इस पर थोड़ा हमें डाउट हो रहा है मित्रों, इसको देखना पड़ेगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा 40 नंबर जो है। उसके बाद आइए 41 नंबर पर, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना गया है। कह रहा है भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना गया है। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी भाग, पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्वी हिंदी व बिहारी, तीसरा है पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, चौथा है राजस्थानी व पहाड़ी। तो इसमें क्या सही है, 41 नंबर पे उत्तर दीजिए। 41 नंबर में मित्रों हम लोगों का एक सही है, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी भाग जो है ये भाषा विज्ञान प्रायः क्या है, हिंदी माना जाता है। उपभाषाओं में क्या है, हिंदी माना जाता है, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी भाग। फिर आइए 42 पे, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। वैसे पूछे स्वर कितने हैं, 11 लगाइएगा हिंदी में, लेकिन पूछ रहा है भ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। 42 नंबर में क्या लगाएंगे, 4, 7, 8 और 10। इनमें से आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्या सही होगा, 8 सही होगा मित्रों यहाँ पर, कि 7 सही होगा, 7 सही होगा 42 नंबर में। तीसरा सही होगा मित्रों, सॉरी तीसरा सही है, 8 सही होगा 42 नंबर में, 8 सही होगा। फिर आइए 43 में, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे। पूछ रहा है अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो अपभ्रंश में आप क्या बताएंगे, जो है डा ढा जो दो गुण व्यंजन है मित्रों, इसी को हम उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये हमारे जो है अपभ्रंश व्यंजन नहीं है। बाकी टा ठा भी हैं, त्राज्ञा भी हैं और रा और सा भी हैं मित्रों, ये जो है अपभ्रंश व्यंजन के अपभ्रंश व्यंजन में आते हैं। लेकिन डा ढा जो हमारा है ये द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन हम कहते हैं, ये हमारा अपभ्रंश व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। फिर आइए 44 पे, निम्न में से हिंदी का प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। अभी हमने बताया था कि हिंदी की प्रथम रचना पूछे तो आप लगाइए शराब का चार, देवसेन की रचना है। फिर पूछे आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले फिर यहाँ पर पूछा गया है मित्रों, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 45 नंबर में क्या सही होगा, चौथे ऑप्शन पर जाएंगे, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है।
फिर पूछे अभी जो है मित्रों इस अभी जो EMRS का जो पेपर हुआ था वहाँ पूछा गया था, क्या पूछा गया है हम बता रहे हैं आप लोगों को कि वहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि धर्म, इसको आप लोग इसलिए जानिए कि प्रश्न आगे आ भी सकते हैं, हमने लिखा हुआ है मित्रों अभी जो है EMRS में पूछा गया था कि वीर काल और धर्म काल जो है आदिकाल को जो है वीर काल पूछा था कि आदिकाल को वीर काल और धर्म काल नाम किसने दिया था। अभी पूछा था 23 में कामता प्रसाद गुरु ने दिया था मित्रों। खैर ऑप्शन ऐसा बनाया था कि आप सही भी कर सकते थे, फिर भी आप जानिए कि प्रश्न ये कहीं बिहार में भी बन सकता है कि वीर काल को आदिकाल को वीर काल और धर्म काल नाम किसने दिया, तो कामता प्रसाद गुरु ने दिया था मित्रों। यदि पूछे वीर काल तो आप विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लगाइएगा, सही हो जाएगा मित्रों। फिर आइए 46 नंबर पे, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए मित्रों। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं, पूछ रहा है कि इसमें जो प्रथम इतिहासकार आप लोग बताइए जो काल विभाजन करके नामकरण करने वाले इतिहासकार हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है गियर्सन और चौथा है गारसादा तासी। तो 46 नंबर में क्या सही होगा, तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहले मित्रों इन्होंने काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। पूछे कितने कालखंडों में से जो है विभाजित किया था गियर्सन ने, तो आप लोग क्या लगाएंगे, 11 भागों में विभाजित किया था। कितने भाग में, 11 भाग में विभाजित किया था। पहला भाग जरूर जानिए, इन्होंने चारण काल नाम दिया था, और अंतिम जो 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान जो है इन्होंने नाम दिया था मित्रों। उसके बाद आइए हम लोग 47 संदेश रासक पूछ रहा है। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है, बहुत चर्चित लेखक है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मित्रों जो है सबसे प्रथम हिंदी का प्रथम कवि माना है संदेश रासक। तो क्या है, अब्दुल रहमान की रचना है। इन्हीं अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर आइए 48 पर, खुमाण रासों के रचनाकार कौन है। खुमाण रासों मित्रों किसका है, तो दलपत विजय होगा। 49 पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा रासो काव्य आलखंड नाम से भी प्रचलित था, तो आलखंड नाम से परमाल रासों को जाना जाता है। 50 नंबर में है, निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है, गे रासो काव्य। तो इसमें 50 नंबर में आप लोग बताइएगा। खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और हमीर रासो। तो गे मतलब गाने योग्य, तो बीसल देव रासो था। उसके बाद 51 पर आइए, परमाल रासों के रचयिता कौन है, तो परमाल रासों के रचयिता 51 में जगनिक होगा मित्रों, इसी को आलखंड नाम से भी जानते हैं। फिर आइए 52 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52 पर हम लोग आते हैं कि कह रहा है पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारी सभा काशी संस्करण, इसमें ब्रैकेट में दिया है, जो कि 4 संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय और खंड हैं, तो 80 दिया हुआ है, 69, 50 और 100। तो इसमें से क्या सही होगा, 52 नंबर में हम लोग किस पर जाएंगे मित्रों, 69 है मित्रों, क्या होगा 69 है। विशेषता देखिए कि पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारी सभा काशी संस्करण पूछ रहा के अनुसार कितने समय और खंड है मित्रों, यही पूछे कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय जो है हैं, समय या खंड हैं, तो 69 लगाइएगा। फिर आते हैं, फिर पूछा 53 नंबर में कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन हैं, तो पृथ्वीराज रासो को जो मानने वाले प्रमाणिक विद्वान हैं वो आपके कौन हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं मित्रों। इसकी विशेषता हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। यहाँ पर श्याम सुंदर दास दिया गया है, इसकी विशेषता है कि प्रमाणिक में पूछे पूर्णतः प्रमाणिक तो श्याम सुंदर दास हैं। उसके बाद कौन है, मोतीलाल मिनारियाँ हैं, मिश्र बंधु हैं, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, कर्नल टाड भी हैं, कुंवर कन्हैया जू हैं, और राधा कृष्ण दास हैं। इन लोगों ने जो है पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक माना है। लेकिन उसके बाद पूर्णतः अप्रमाणिक मानने वाले तो आपके एक इसमें दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं जो पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं।
डॉक्टर बूलर हैं, इन्होंने जाली घोषित किया था पृथ्वीराज रासो को। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं मित्रों, मुरारी दान हैं। ये क्या थे? पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक यदि पूछे तो अर्ध प्रमाणिक में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और विपिन बिहारी चतुर्वेदी, ये जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। फिर 54 नंबर में है कि पृथ्वीराज को सर्वथा पूछ रहा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। अभी हमने बताया है कि अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर पूछ रहा है 55 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि पूछे तो क्या लगाएंगे? विद्यापति दिया हुआ है, चंद्रबरदाई दिया हुआ है, अमीर खुसरो और जगनिक। तो शुक्ल के अनुसार यदि पूछे हिंदी का प्रथम महाकवि तो क्या होगा इसमें? 55 नंबर में चंद्रबरदाई सही होगा। 56 पर आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। तो फिर भी तो आपका क्या सही होगा इसमें? पृथ्वीराज रासो पर ही जाएंगे शुक्ल के अनुसार। वैसे भी जो है ये प्रथम महाकाव्य माना गया है। रणमल्ल छंद 57 में पूछ रहा है, रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता कौन है? तो रणमल्ल छंद बहुत चर्चित है, श्रीधर का है। जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। फिर आते हैं, पंक्ति बताइए कि पुरुष कहाड़ी हव कहो जस पथावे पुण्य, ये जो है कीर्तलता से लिया गया है मित्रों। तो कीर्तलता किसकी है? विद्यापति की है। दूसरा ऑप्शन सही है 59 नंबर में। पूछे कि पुरुष कहाड़ी हव कहो जस पंथावे जस पथावे पुण्य में पूछे ये किसकी पंक्ति है पूछे तो आप विद्यापति लगाइएगा। किस रचना से लिया गया है? कीर्तलता लगा दीजिएगा। फिर 60 नंबर पर आइए, नेट में पूछा गया है और जगह पर पूछा गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामोर सिंह जी ने और रामचंद्र शुक्ल ने। और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में कहा है? प्रश्न आगे बन सकता है, विद्यापति के बारे में कहा है। फिर आइए 61 में 12 बरस लो कुकुर जीवें और 13 लो जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवें आगे जीवन को धिक्कार। पूछे ये कहाँ किस रचना से लिया गया है? तो आप 61 नंबर में बताइएगा। विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय और जगनिक। जगनिक का है मित्रों, बहुत फेमस है। प्रश्न आ चुका है ये नेट में। हिंदी साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये भी पूछा गया था मित्रों। यह पंक्ति किस आलोचक की है? कह रहा है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसमें दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और क्या दिया हुआ है? डॉक्टर नगेंद्र मित्रों, दिखाई नहीं दे रहा था 61 नंबर में। तो 61 में आप लोग किस पे जाएंगे? चौथे ऑप्शन पर जाएंगे मित्रों। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। फिर आइए 63 पर, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? प्राकृत की अंतिम अवस्था अभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानने वाले लेखक कौन से हैं मित्रों? रामचंद्र शुक्ल होगा आपका ऑप्शन ये सही है 63। फिर पूछा है 64 नंबर में, क्या पूछ रहा है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए सूखा ताल सांप मर जाए। पंक्ति पूछ रहा है, बहुत चर्चित है मित्रों, अमीर खुसरो की है। फिर आइए, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो हट्टा, किसकी रचना है? खुसरो की है। ऑप्शन 2 है भट्ट केदार की है। तीसरे ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं, कह रहा है अब्दुल रहमान और चौथा ऑप्शन विद्यापति। किस पर जाएंगे आप लोग? विद्यापति पर जाएंगे। फिर पूछ रहा है 66 में, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया और तबिजा तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। पूछ रहा 66 नंबर में क्या सही है? सराहपा की है पंक्ति कि चंद्रबरदाई का है कि गोरखनाथ का है। उसके बाद चौथा ऑप्शन हेमचंद्र है। किस पर जाएंगे हम लोग? 66 नंबर पर आप लोग बताइए। 66 नंबर में क्या सही है?
तो हम लोग जाएंगे अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया, बहुत चर्चित पंक्ति है। तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया पूछे, गोरखनाथ पर जाएंगे। फिर आइए 67 पे, भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ महारा कंतु, और लज्जे जम तू वयस अहु, जय भग्गा घरु अंतु। पूछे किसका है भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ महारा कंतु, और लज्जे जो तू वयस अहु, जय भग्गा घरु अंतु। पूछे किसका है हेमचंद्र का, डोम्भिपा का, लुइपा का कि सराहपा का। तो आप लोग क्या लगाएंगे 67 नंबर में? 67 नंबर में आपका क्या सही होगा? हेमचंद्र का है मित्रों। ये पंक्ति पूछा गया है इतना केवल कि भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ महारा कंतु, किसकी पंक्ति पूछे? हेमचंद्र लगा दीजिए। फिर कह रहा है 68 नंबर में, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चले गज्जन नृप काज। इसमें ऑप्शन 1 है विद्याधर, दूसरा है नरपतनाल, दूसरा ऑप्शन है नरपतनाल, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है चंद्रबरदाई। तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें चंद्रबरदाई। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चले गज्जन नृप काज, तो ये जो है 68 नंबर में चौथा सही है, चंद्रबरदाई की जो है पंक्ति है। उसके बाद 69 पर आइए, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था 69 नंबर में? मत्स्येंद्र नाथ था मित्रों। उसके बाद है 70 नंबर में, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जात पात के खंडन तो आप ही थे। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल का और परशुराम चतुर्वेदी का। ये किसने कहा है 70 नंबर में? तो हम लोग जो है ये रामचंद्र शुक्ल सही होगा। इन्होंने ही कहा है कि 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जात पात के खंडन तो आप ही थे। रामचंद्र शुक्ल होगा। फिर 71 पर है, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, अतहि बट चित्त विषाम कर, सरहे कहिए उवेश। पंक्ति किसकी है? तो इसमें लुइपा दिया हुआ है, गोरखनाथ है, विद्यापति है और सराहपा है 71 नंबर पर। 71 नंबर में सराहपा की पंक्ति है कि जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, सराहपा लगाइएगा। 72 है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्ति किस आलोचक की है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद और नामोर सिंह। इसमें क्या लगाएंगे? 72 नंबर पर उत्तर दीजिए। तो आपका रामचंद्र शुक्ल सही होगा। इन्होंने कहा कि गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। 73 है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई 73 में क्या सही होगा? पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आपका 84 सिद्ध थे मित्रों। 74 में एक सही होगा। उसके बाद 75 नंबर कह रहा, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? जिस यहाँ पर जो पूछा गया है कि नाथों की संख्या 9 है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है नागार्जुन, नंबर 2 है जड़भरत, नंबर 3 है हरिश्चंद्र, नंबर 4 है सत्यनाथ, नंबर 5 है भीमनाथ और नंबर 6 है गोरखनाथ, नंबर 7 है जलंधर जिसे बालनाथ भी कहा गया है, नंबर 8 है चरपट जिसे चरकानंद भी कहा जाता है और नंबर 9 है मलयार्जुन। तो आपके पहले इसमें 9 नाथों में पहले कौन है? नागार्जुन। और 9वें कब कौन है लेखक जो है उसमें? मलयार्जुन होगा। फिर आते हैं 76 नंबर पे, चर्या पद के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है लुइपा, सराहपा, डोम्भिपा और सवारपा 76 नंबर में। तो 76 में आपका क्या सही होगा? चर्या पद के रचयिता सवारपा हैं। 77 में कह रहा है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। पंक्ति किस आलोचक की है? तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें बहुत चर्चित हैं। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है।
उसके बाद 78 पर आइए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य सहचर पूछा है मित्रों। तो इसमें क्या सही होगा, आप लोग उत्तर बताइए। तो इसमें हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है निकला हुआ था। ये जो है इसमें क्या सही होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका सही होगा कि हिंदी साहित्य का विकास सही होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास सही होगा? तो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी उसमें जो है ये जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किस सन में पूछे आप लोग? 1929 लगाइएगा। किस सन में प्रकाशित हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ। और पूछे कितने वर्षों का साहित्य प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें 900 वर्षों का जो है आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी के 900 वर्षों का साहित्य इतिहास प्रस्तुत किया है मित्रों, जिसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है इसमें। फिर आते हैं 79 पर, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता पूछा है। रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 79 में हम लोग किस पर जाएंगे? चौथे ऑप्शन पर, कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 80 पर आइए, हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न से कौन है? हिंदी काव्य धारा पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भान सिंह, डॉक्टर रमेश गौतम। राहुल सांकृत्यायन पर जाएंगे। कैमासवध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो। तो किस पर जाएंगे? कैमासवध पृथ्वीराज रासो पर जाएंगे मित्रों, अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है, मनहु कलह ससभान कलह 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? 82 नंबर में, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाल रासो, परमाल रासो। तो किस पर जाएंगे हम लोग? मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, पृथ्वीराज रासो की जो है पंक्ति है ये। उसके बाद 83 पर आइए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत का है, रणमल छंद का है, पृथ्वीराज रासो का है कि परमाल रासो का है? 83 पर क्या लगाएंगे? पृथ्वीराज रासो का है मित्रों। फिर आइए 84 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 84 पर आइए। 84 कह रहा है कि अपनी पहेलियाँ और मकरियों के लिए प्रसिद्ध कब थे? अमीर खुसरो लगा दीजिए। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? क्या लगाएंगे? विद्यापति लगा दीजिए। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो बहुत चर्चित थे मित्रों, यहाँ पर क्या सही होगा? अमीर खुसरो थे, जो आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। फिर पूछा है, ढोला मारुरा दोहा की नायिका का नाम क्या है? 87 नंबर में प्रश्न यहाँ उत्तर दिया गया है मित्रों, ढोला मारुरा दोहा। तो क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 87 है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 87 में विकल्प है दमयंती, मारवड़ी, शकुंतला और राधा। तो क्या होगा? दूसरा सही है मित्रों, मारवड़ी होगा। फिर आइए 88 पर, 88 नंबर में क्या कह रहा है कि बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 88 आप लोग ध्यान दीजिए मित्रों। कोई बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती है, दुर्गाबाई है, राजमती है, मारवड़ी है। प्रश्न बन सकता है बिहार में मित्रों 88 नंबर में। तो क्या है? राजमती है, राजमती। तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे। 89 पूछ रहा है कि रेवंत गिर रास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? तो रेवंत गिर रास के रचयिता का नाम सुमतगढ़, विजय सेन सूर्य, गोरखनाथ, हेमचंद्र। 89 नंबर में क्या लगाएंगे? तो आपका विजय सेन सूर्य सही होगा, रेवंत गिर रास। फिर आइए 90 पर, गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर बर्थवाल का है, पीताम्बर दत्त होना चाहिए मित्रों, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। परशुराम चतुर्वेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल सांकृत्यायन का है। किस पर जाएंगे आप लोग? गोरखवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का सही होगा। फिर आइए 91 पर, अभिअंतर की त्यागे माया दुब्धा मेट सहज में रहे पंक्ति के रचयिता पूछ रहा है।
फिर से पढ़ते हैं। अभी अंतर की त्यागे माया और दुविधा मेट सहज में रहे। पंक्ति के रचयिता कौन है? 91 में क्या लगाएंगे? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोइंद, दामोदर शर्मा। क्या लगाएंगे आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोरखनाथ लगा दीजिए मित्रों, सही हो जाएगा। 92 पर आइए। अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। किसने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह जी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो 92 में क्या लगाएंगे? चौथा आसन सही है मित्रों, अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है 92 में रामचंद्र शुक्ल जी ने। जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से प्रश्न बनते हैं मित्रों, इसको जरूर आप लोग तैयार रखिए। यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं। हजारी प्रसाद हुए, रामचंद्र शुक्ल जी हुए, राम कुमार वर्मा हुए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्योंकि चर्चित हैं ये लोग। फिर आते हैं 93 पर। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो गाहा या गाथा का संबंध क्या लगाएंगे? अभी पढ़ा गया है, पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। क्या किस पर जाएंगे? प्राकृत से है मित्रों। यदि पूछे कि दोहा या दूहा का संबंध अपभ्रंश से है, तो गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? प्राकृत लगा दीजिएगा। 94 पर आइए। 94 क्या कह रहा है कि गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो यहाँ पर क्या सही होगा? गाथा सप्तशती मित्रों 94 में यहाँ मित्रों दिया गया है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में? संस्कृत, हिंदी, पाली और प्राकृत। तो यहाँ क्या सही होगा मित्रों? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको जरूर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। संस्कृत दिया हुआ है और पाली भी दिया हुआ है मित्रों। आप लोग इस पे कमेंट करिएगा कि गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में है। वैसे हम लोग जो है पहले ऑप्शन पर ही जाएंगे। 95 है। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है? तो किस पर जाएंगे? बहुत चर्चित हैं। जोशुआ, देखिए बेंजामिन शूल्ज दिया है, जोशुआ केटलर, जॉर्ज गियर्सन, गार्सा दतासी। तो दूसरे नंबर पे जोशुआ केटलर है मित्रों कि विदेशी विद्वान है जो हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा था। 96 पर आइए। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह है मित्रों। सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो अभी हमने बताया था कि उन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें प्रथम कवि हिंदी का माना है, सरहपा हैं। फिर आइए, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? तो सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं। प्रश्न पूछ सकता है, करकंड चरित के रचनाकार कौन है? कनकामर मुनि है मित्रों। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे? तो क्या सही होगा आपका 101 में? इसमें 101 में आप लोग उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन दिया है जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद और उस्मान। तो आप लोग 101 में क्या लगाएंगे? अब्दुल रहमान लगाएंगे मित्रों। फिर आइए 102 पर। पृथ्वीराज रासो को सुकसुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? सुकसुकी संवाद पूछे पृथ्वीराज रासो को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा दीजिए। फिर आइए 3 पर। हिंदी काव्य के में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किसने किया है? तो 12 मासा का वर्णन जो है हिंदी काव्य में प्रथम बिसलदेव रासो जो है मित्रों, जिसमें हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। किसमें? बिसलदेव रासो में मिलता है। 4 पर आइए। कीर्तलता व कीर्तपताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति लगा दीजिए। कीर्तलता में इसकी विशेषता भी है मित्रों, कीर्तपताका की भी विशेषता है। क्या है? हम लोग चर्चा मित्रों यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है, सुकसुकी संवाद में पूछा है, तो आपका पृथ्वीराज रासो है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये भी तो पूछ सकता है कि जो है भृंगी संवाद में कीर्तलता की रचना किसने की है? तो क्या होगा? विद्यापति ने जो कीर्तलता उनकी रचना है उसको भृंगी संवाद के रूप में भी लिखा है मित्रों। कीर्तलता को इन्होंने कहाड़ी भी कहा है। क्या कहा है? कहाड़ी भी कहा है। और पूछे कीर्तलता का रस क्या है? वीर रस लगाइएगा। अंगिरस पूछे वीर रस लगाइएगा मित्रों, नहीं गलत हो जाएगा। इसमें जौनपुर का रोचक वर्णन किया गया है। कीर्तलता जो है इसमें जौनपुर का वर्णन किया गया है। इसमें
मित्रों उसके बाद क्या है, कीर्त पताका हम लोग चर्चा करते हैं कि शिव सिंह का वर्णन है इसमें। कीर्तलता क्या है, कीर्तलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, और कीर्त पताका में क्या है कि जो है शिव सिंह का वर्णन है। मित्रों यहाँ पर इसमें शिव सिंह का वर्णन है, यह संपादित होकर भी प्रकाशित नहीं हुआ है। मित्रों यह प्रश्न आ चुका है कि कीर्तलता में किसका वर्णन है, कीर्ति सिंह का, कीर्त पताका में शिव सिंह का वर्णन है। मित्रों फिर आइए, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है। तो विद्यापति ने अपनी किस रचना को, देखिए प्रश्न बन रहा है कि अभी हमने व्याख्या बताया है, कीर्तलता को ही मित्रों यहाँ पर कहानी कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछ सकते हो, अमीर खुसरो ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में हुआ था। 108 पर आइए, यह सिर नवे न राम कहूँ ना ही गिरियो टूट, और आन देव नहीं प्रसिए यह तन जारो छूट। पंक्ति किसकी है, चरणदास की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर कह रहा है 109 नंबर में, क्या कह रहा है कि कुटिल कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक मद सद, और कमल गंध वैसंध हंस गति चलत मंद मंद। पूछा है किसकी पंक्ति है, तुलसीदास, जल्लड़, चंद्रबरदाई, नानक। क्या लगाएंगे 109 नंबर में, लगाइए जो है किस पर लगाएंगे, चंद्रबरदाई लगाइए, क्योंकि कुटिल के सुदेश पोह परिचियत पिक सद, और कमल कमल गंध वैसंध हंस गति चलत मंद मंद, चंद्रबरदाई की पंक्ति। मित्रों इनकी रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो है। फिर 110 पर आइए, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को भ्रंश काल किसने कहा है, तो भ्रंश काल किसने कहा आदिकाल को, क्या लगाएंगे, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा पर जाइए। मित्रों तो ये थे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आदिकाल के। मित्रों इसके बाद हम लोग भक्ति काल पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, लाइक करिए, क्योंकि लगभग 5 से 8 हज़ार जो है बहुविकल्पीय प्रश्न टारगेट है मित्रों सॉल्व कराने का, जिससे 15 से 20 दिन में जो बिहार का टीजीटी पीजीटी लगा हुआ है उसमें से अधिकतम प्रश्न आए। अलंकार का और मित्रों हमने व्याकरण का जो है पूरा विस्तृत व्याख्या करके हर टॉपिक का संधि समास कारक अलंकार छंद रस सब का मित्रों क्रिया विशेषण अव्यय निपात जितने भी हैं सब का हमने विस्तृत व्याख्या किया है। उसके बाद हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी अपलोड किए हैं, 2-2, 300 के करीब प्रश्न है मित्रों, इसलिए आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।